नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस बात का अंदेशा था, जिस बात का डर था, वही अब मुंबई की सड़कों पर हो रहा है। शक्ति प्रदर्शन, शिवसेना स्टाइल, जैसे कोई शेर बहुत कुछ सोचने के बाद मान से बाहर निकल आया मुंबई की सड़कों पर। और मुंबई की सड़कों पर ये गर्मा गर्मी, ये तोड़फोड़, ये हिंदू मुसलमानों के बीच में नहीं है। ये गर्मा गर्मी, ये शक्ति प्रदर्शन ठाकरे की सेना और गुजरात लॉबी के बीच में है। और हकीकत यह है कि महाराष्ट्र के कई बड़े कद्दावर बीजेपी के नेता का इस शक्ति प्रदर्शन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जैसे नितिन गडकरी, ये अपने मंत्रालय की बैठकें कर रहे हैं। यानी सच्चाई ये है कि ये जो शक्ति प्रदर्शन है, ये शिंदे और देवेंद्र फडणवीस और उनके पीछे गुजरात लॉबी और सामने ठाकरे की सेना, ये कशमकश इन दोनों के बीच में। अब दोस्तों, गोदी मीडिया तो आपको ये नहीं बताएगी कि पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे और उनके साथी मुंबई से भागकर गुवाहाटी में क्यों छुपे हुए हैं, क्यों पर्दे से बाहर निकलना नहीं चाह रहे और क्यों नहीं उस मुंबई में आ रहे हैं जहां की सत्ता छीनने की साजिश उन्होंने रची है। मुझे लगता है कि अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो जिस दिन, जिस रात बल्कि कहूं, एकनाथ शिंदे ने इस मुंबई के थाने के मेयर के रेसिडेंस पर जो पहली मीटिंग बुलाई थी, उसी मीटिंग में वो डर गए थे कि अगर वो रातों रात यहाँ से नहीं निकले थाने से तो कहीं ऐसा ना हो कि शिव सैनिक घेर लें। और फिर रातों रात वो सूरत आ गए और सूरत में सारा इंतज़ाम मोदी जी और अमित शाह के जो सांसद हैं स्थानीय, CR पाटिल ने किया था सूरत के ली मेरिडियन के होटल में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से क्यों ये फरार हुए? इसलिए हुए क्योंकि गुजरात में और सूरत में शिवसेना का आधार है, वहाँ भी उनके समर्थक हैं और सूरत बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मुंबई से। और उनको लग रहा था कि कहीं घेराबंदी इस होटल की शुरू ना हो जाए और कहीं शिवसेना ठाकरे स्टाइल में सूरत में ना उतर जाए। और इसीलिए फिर एक प्लान हुआ और ये जो जहाज़ है चार्टर, ये सीधे गुवाहाटी के इस होटल में आके रुका और वहीं पर शिंदे साहब और उनके बागी साथी छुपे हुए हैं। दरअसल वो इसलिए नहीं आ रहे मुंबई क्योंकि अब चैलेंज मिलना शुरू हो चुका है। सुनिए संजय राउत क्या कह रहे हैं। आप आइए, अब हमारा चैलेंज जिसको हमारा सामना करना है, मुंबई में आ सकते हैं। तो संजय राउत कह रहे हैं कि चैलेंज दे रहे हैं खुलेआम कि मुंबई आके तो एक बार दिखाओ। और यही कुछ बात प्रियंका चतुर्वेदी जो प्रवक्ता हैं और सांसद हैं शिवसेना की, वो भी कह रही हैं, उनको भी सुन लीजिए। है ना, उनसे कहिए पहले गुवाहाटी का 5 स्टार होटल छोड़कर आए और यहाँ पे आने का बात बताए ना। शक्ति प्रदर्शन की जो बार बार फोटोज आप लोग छाप रहे हैं, बार बार आपके टेलीविजन चैनल पे आ रहे हैं, जरा वो शक्ति प्रदर्शन मुंबई में आकर कर रहे हैं। बस हम यही कह रहे हैं। अब इसको आप चाहे एक घायल शेर की दहाड़ कहें या धमकी कहें या प्रेशर टैक्टिक्स कहें या जो भी कहें, हकीकत यह है कि राउत ने या प्रियंका ने जिस तरह, जिस अंदाज में एक चैलेंज दिया है, ये बात कोई हवा में नहीं है। तो शिवसेना का जो नेटवर्क है पूरे मुंबई में, वो हर गली गली में नेटवर्क है और इतिहास साक्षी है कि शिवसेना का जब भी काडर बाहर निकला सड़कों पर तो मुंबई बेकाबू हो गई। और आज भी अगर आप देखें जिस तरह से काडर ने घेराव शुरू किया बागियों के दफ्तर का, बागियों के घरों का, तो भूकंप गुवाहाटी में आ गया। गुवाहाटी हिलने लगी और वो जो होटल था वहां पर लोग सहम गए। इस ताकत का शायद एकनाथ शिंदे को अंदाजा था। और आज हुआ क्या, पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है मंगेश कुंडालकर साहब की और इनका जो दफ्तर है वो कुर्ला में, वहीं के ये MLA हैं और इनके यहाँ सुबह सुबह तोड़फोड़ शुरू हो गई। शिव सैनिक जो है, वो काडर जो है, वो इनके दफ्तर में घुस गया और लोग घबरा गए इनके। एक और तस्वीर देखिए, ये अहमदनगर की तस्वीर है और एकनाथ शिंदे, जी हाँ, जो पोस्टर बॉय हैं बीजेपी के इस वक्त,
जिन्होंने बगावत का बिगुल फूंक रखा है, जिस तरह से इनके मुंह पे कालिक डाली गई और जगह जगह इनके पोस्टर फाड़े गए, जगह जगह जहाँ भी पोस्टर लगे हैं वो पोस्टर शिंदे के फाड़े जा रहे हैं। अब हिंसा जो है उसकी हमेशा हमको आलोचना करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, हिंसा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि शिव सैनिक जो है वो जाना ही इस स्टाइल के लिए जाता है। और अगर आप देखें कि सिर्फ एकनाथ शिंदे या मंगेश नहीं थे, ये एक और तस्वीर देखें आप, ये दिलीप लांडे साहब हैं और ये कुछ दिन तक ये ठाकरे साहब के, उद्धव ठाकरे के कदमों में बैठे थे। लेकिन फिर थैली खुली, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की बारगेन होने लगी और चुपचाप जब दिलीप साहब को बुलाया गया गुवाहाटी, तो साकी नाका में इनके यहाँ भी तोड़फोड़ शुरू हो गई और इनके भी पोस्टर फाड़ने लगे। तो डर ये भी गए, और सिर्फ ये 3-4 लोग नहीं डरे, काडर जो है अब अपने पे आ गया है। और ये जो दांव है, हालांकि हमें इस दांव का विरोध करना चाहिए। हिंसा कैसी भी हो, चाहे वो अग्निवीर की हो, चाहे वो शिव सैनिकों की हो, उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि गुजरात लॉबी को डर था, जो अंदेशा था कि कहीं काडर बाहर ना निकल आए बाला साहब ठाकरे के नाम पे। और मुंबई की सड़कों पर कुछ कुछ वैसा ही हो रहा है। और मैं एक मुंबई के पत्रकार से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा आज कि दीपक जी, हकीकत यह है कि बाला साहब ठाकरे को, शिवसेना को लोग जानते क्यों हैं? क्यों जानते हैं लोग? उस काडर की खासियत क्या है? उस काडर का स्टाइल क्या है? 20-30 सालों से उस काडर की राजनीति क्या रही है? और ये जो राजनीति है लाठी की, जोर की, इसी से शायद शिंदे उनके साथी डर रहे हैं। ये भी एक मोड़ है, एक पेच है। और वजह यह है कि अभी भी कानून व्यवस्था उद्धव ठाकरे के पास है। अगर सरकार गिर गई होती तो फिर कोई दिक्कत ना होती, क्योंकि पुलिस है, पैरामिलिट्री। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसके पास लाठी है उसके पास फिलहाल पुलिस भी है। अब दोस्तों, ये शिवसेना की जो शैली है तो खतरनाक। जो इनका स्टाइल है राजनीति करने का, लाठी के साथ, जोर के साथ, इससे आदमी खौफ ज़दा तो हो जाता है। और इसमें आग में घी का काम कर दिया उद्धव ठाकरे के एक आदेश ने। उन्होंने आदेश दिया कि जितने भी विधायक हैं जो गुवाहाटी में छुप के बैठे, इन सबके गनर, इन सबके सिपाही, इन सबके घर की गारद, इनके कमांडो, ये सब वापस ले लिए और सबके खिलाफ जांच बैठा दी। यानी जिस वक्त काडर सड़कों पर आ रहा है, इन बागियों से प्रोटेक्शन ली जा रही है और पुलिस शिवसेना के हाथ में। ये एक बहुत ही मैं कहूँगा कि एक ऐसी स्थिति है जो नहीं होनी चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ, आपको भी विरोध करना चाहिए। क्योंकि राजनीति भले ही उस साजिश हो रही हो, भले ही उद्धव ठाकरे से उनका हक छीना जा रहा हो, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। वो किसी न किसी सूरत में रुकनी चाहिए। और इसी से डर रहे हैं शिंदे साहब और उनके साथी, और उनके पीछे जो लोग खड़े हैं साजिश करने वाले, जिसे आप गुजरात लॉबी कर रहे हैं, डर वो भी रहे। अब दोस्तों, कई लोगों ने ये एक सवाल पूछा है कि आखिर 40 विधायक या 30 विधायक किस तरह रातों रात एक जगह इकट्ठे हो गए एकनाथ शिंदे के बंगले पे, और किस तरह मुंबई से निकलकर वो सूरत पहुंच गए और क्यों नहीं पता लग पाया। जबकि जो स्टेट इंटेलिजेंस है, जो स्टेट की खुफिया एजेंसी है, लोकल इंटेलिजेंस है जिसे LIU कहते हैं, या फिर कमिश्नर के साथ जितने भी खुफियागिरी और मुखबिरों का जाल है, वो ये खबर क्यों नहीं दे पाया? स्टेट इंटेलिजेंस चीफ या DGP ये खबर क्यों नहीं दे पाए उद्धव ठाकरे को कि उनके विधायक रातों रात घरों से उठाए जा रहे हैं और बसों में बैठाए जा रहे हैं? ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है। और यहाँ पर कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ है, उससे मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है दिलीप वालसे पाटिल की। दिलीप वालसे पाटिल, और पाटिल साहब हैं या दिलीप साहब कह लीजिए, ये 7 बार के विधायक हैं, सीनियर नेता रहे, महाराष्ट्र में NCP के स्पीकर रहे, और आज की तारीख में
होम मिनिस्टर हैं। यानी जो पुलिस है वो उद्धव ठाकरे के सीधे हाथ में नहीं है, वो इन साहब के हाथ में, दिलीप पाटिल के हाथ में। और एक तस्वीर आप और देखिए, ये इस तस्वीर में आप एक चीज़ देखेंगे कि पाटिल साहब के साथ देवेंद्र फडणवीस खड़े हैं फूलों का गुलदस्ता लेकर। और ऐसा कहा जाता है कि भले ही ट्विटर पे नोक-झोंक होती रहे दिलीप पाटिल में और फडणवीस में, लेकिन फडणवीस और पाटिल में ठीक ठाक रिश्ते हैं, दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा पेच सामने आता है। अब महाराष्ट्र के सत्ता के गलियारों में ये चर्चा है, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं, अंदर के लोग, कि दिलीप पाटिल जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने आखिर उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं इन्फॉर्म किया कि उनके विधायक तोड़े जा रहे हैं, साजिश रची जा रही है, बसें बुलाई गई हैं, गनर और कमांडो इकट्ठा हैं, उनसे बातचीत हो रही है और बस सूरत जा रही है और फ़ोन पे बातचीत हो रही है। यानी वो मुंबई पुलिस जिसने सैकड़ों ऐसे फ़ोन टैप किए हों, जो फ़ोन टैप करने के लिए जानी जाती हो, यहाँ पर जो टैपिंग हो रही थी या जो निगरानी हो रही थी स्टेट इंटेलिजेंस की, दिलीप पाटिल को क्यों नहीं इत्तला किया गया? और अगर दिलीप पाटिल को ये पता था तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं फ़ोन किया? क्यों नहीं उस बस को मुंबई से या मुंबई पर ही रोक लिया गया? वो बस मुंबई से निकली कैसे रातों रात? क्यों पता लगा इतनी देर बाद उद्धव ठाकरे को? अब ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, शरद पवार ने भी ये सवाल दिलीप पाटिल से उठाए, अपने मंत्री से उठाए। और दिलीप पाटिल किसी ज़माने में शरद पवार के निजी सचिव थे, पीए थे। डांटा उन्होंने बुला के कि ये हुआ कैसे, तुम कर क्या रहे थे, तुम सो क्यों रहे थे? अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि शिवसेना की सरकार गिराने के लिए और गिराने के साथ साथ शिवसेना को पूरी तरह निपटाने के लिए जो साजिश रची गई, जो खेल खेला गया, उसमें जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो देवेंद्र फडणवीस हैं और इनके पीछे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं। इनकी पुरानी अदावत है उद्धव ठाकरे से जो 2014 से चली आ रही है। और मैंने कल इस पर वीडियो भी बनाया था कि क्यों शिवसेना को निपटाना चाहते हैं मोदी और शाह। ये मैंने कल आपको बताया था, आप चाहें तो लिंक में जाके उस पूरी खबर का डिटेल देख सकते हैं। लेकिन एक बात और आ रही है कि ये जो साजिश है, जिस तरह से साजिश रची गई शिवसेना को निपटाने की, क्या शरद पवार भी कहीं ना कहीं दूर से ही इस खेल में शामिल थे? और इसीलिए उनके गृह मंत्री ने, जिनके पास पूरा खुफिया तंत्र था, जिनके पास सारी जानकारियां थी, जिनको पता था कि बस कहाँ जा रही है, विधायक कहाँ से बुलाए जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, बगावत कहाँ हो रही है, सब कुछ पता था उनको। एक फ़ोन कॉल कर सकते थे वो उद्धव ठाकरे को, सचेत कर सकते थे। अब नहीं किया, ये शरद पवार खुद कह रहे हैं। मैं शरद पवार को ऐसा नहीं, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है इसका, मेरे पास कोई तर्क नहीं है, ना तर्क है ना साक्ष्य है, लेकिन एक सवाल उठाया जा रहा है कि क्या शरद पवार भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मिले थे? हालांकि उनको हासिल कुछ नहीं होना है, लेकिन ये भी बात सही है कि शरद पवार की अगर किसी की अदावत थी बाला साहब ठाकरे से, वो शरद पवार ही थे। बहरहाल ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ और अगर कुछ साक्ष्य आते हैं आने वाले दिनों में तो चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल जो साक्ष्य परिस्थिति है उसमें एक चीज़ तो तय है कि अगर शरद पवार नहीं भी हैं तो दिलीप पाटिल साहब की खामोशी, फडणवीस से उनके रिश्ते, कहीं ना कहीं शक पैदा होता है, कहीं ना कहीं संशय होता है, और इसलिए मैंने ये सवाल रखा आपको। और वैसे भी गुजरात लॉबी किस हद तक जा सकती है ये ईश्वर को भी नहीं मालूम है। तो ये था आज का वीडियो और मैंने कोशिश करी जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हर तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं इन साजिशों के बीच, इन रणनीतियों के बीच, सरकार गिराना, शिवसेना को निपटाना और उसके बाद चैलेंजेस और उसके बाद सड़कों पर काडर का उतरना, बहुत तेज़ी से तस्वीर बदल रही, मंजर बदल रहा है। और कोशिश रहेगी कि आपको अंदर की कहानी में बताता रहा हूँ, वो कहानी जो गोदी मीडिया हिम्मत नहीं करती है उस सच को स्क्रीन पर लाने की, क्योंकि वो सच दबाया जाता है, उसको दबाने के पीछे एक मकसद है। तो मैं चाहता हूँ
कि वो सच सामने आए। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ये बात पहुँचनी चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास खबर है, आपके पास इनपुट्स हैं, आपके पास सुझाव हैं, ज़रूर शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो में उन इनपुट्स को भी मैं शामिल करूँ। तो बहरहाल आज बस इतना ही। बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।